हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेई सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसमें हमने एसएससी जेई सीबीटी 2 का जो हमारा प्रीवाई क्यू है उसको भी सॉल्व किया है और प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से सॉल्व करें। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर तो जरूर जाके देख लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ, तो कैलकुलेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स एज पर रैंकाइन फॉर्मूला। तो हमारी जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है एज पर रैंकाइन फॉर्मूला उस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले रैंकाइन फॉर्मूला में हमारा जो फॉर्मूला है वही देख लेते हैं। तो डेप्थ ऑफ फुटिंग ये हमारा हो जाएगा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा होता है क्यू, जो कि हमारा क्या होता है, क्यू होता है ये हमारा जो परमिसिबल प्रेशर होता है वो है। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारा क्यू के बाद हमारा नीचे डेंसिटी से हम यूनिट वेट से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमारी डेंसिटी ऑफ सॉइल है, यूनिट वेट है हमारा सॉइल का उससे, और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 - sin φ अपॉन 1 + sin φ का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जो रैंकाइन का फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हो कि क्यू हमारा क्या है, परमिसिबल प्रेशर, ये हमारा क्या है, परमिसिबल प्रेशर, और नीचे हमारा वाई क्या है, ये गामा क्या है, हमारा यूनिट वेट। तो इन सब चीजों पर डिपेंड कर रहा है। और फाई हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, जो हमारी अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज है ये हमारा फाई। वेल, तो आप देख सकते हो ये हमारे किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, परमिसिबल प्रेशर। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल गलत हो गया, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल गलत हो गया, प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता, परमिसिबल प्रेशर, यूनिट वेट और एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द केस ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है उसके उसके लिए हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है बेसिकली कि जो स्टेटमेंट है हम उसको पढ़ते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस विद इन द स्पेसिमेन ड्यूरिंग एन एनी स्टेज ऑफ टेस्ट एज वेल एज एट इट्स फेलियर इज कम्प्लीटली इनडिटर्मिनेट। यही स्टेटमेंट, पहली बात तो पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते ही गलत हो गया, वो इनडिटर्मिनेट नहीं डिटर्मिनेट होता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। all the three drainage condition can be performed with the control अंडर द टेस्ट। तो हाँ, हमारे में यहाँ पे ट्राइएक्सियल में क्या फायदा होता है कि हम जितने भी टेस्ट थे उसमें जो हमारा ड्रेनेज कंडीशन है वो आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं उन तीनों में, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें, ये बोल रहा है कि द स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन इज यूनिफॉर्म। सही बात है, हमारा जो फेलियर प्लेन पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी यूनिफॉर्म है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। वहीं पे प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ पोर प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज ड्यूरिंग टेस्ट आर पॉसिबल। हाँ, मतलब पोर प्रेशर को हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज को हम आराम से मेजर कर सकते हैं, तो ये हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इवन अगर हम बात करें ट्राइएक्सियल टेस्ट में तो जो हमारा ड्रेनेज होता है उसके ऊपर हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कोई भी पोर प्रेशर हो रहा है, पोर प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है, उसको हम आराम से मेजर कर सकते हैं। जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फेलियर प्लेन होता है वो यूनिफॉर्म होता है और यहाँ पर प्री डिटरमाइंड फेलियर देखने को नहीं मिलता। जो हमारा फेलियर है वो हमें वीकेस्ट प्लेन पे ही देखने को मिलता है, वीकेस्ट प्लेन पे हमें इसका वीकेस्ट प्लेन पर हमें फेलियर देखने को मिलता है। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड हमें कोई भी फेलियर देखने को नहीं मिलता, फेलियर हमें वीकेस्ट प्लेन पे देखने को मिलता है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा मोर सर्कल है वो किसी भी स्टेज पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम एक और पॉइंट देखना चाहें तो मोर सर्कल जो हमारा यहाँ पर ट्राइएक्सियल टेस्ट है, मोर सर्कल कैन बी ड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ द टेस्ट। तो किसी भी पॉइंट पर कैन बी ड्रॉन एट एनी स्टेज ऑफ टेस्ट, तो हम टेस्ट के किसी भी स्टेज पर आराम से मोर सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। वेल, ये जो हमारा टेस्ट है, जो ट्राइएक्सियल टेस्ट है, हमारा रिसर्च वर्क के लिए बिल्कुल ही एक्यूरेट है, क्योंकि इसमें हमें जो फेलियर है वो हमें प्री डिटरमाइंड नहीं मिलता, वीकेस्ट प्लेन पे हमें फेलियर मिलता है। तो ये टेस्ट हो गया और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट है ना कि इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेटरी रोलर। तो वाइब्रेटरी रोलर के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है। पहले अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज और आर करेक्ट बताना है हमें बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो वो बोलता है वाइब्रेटरी रोलर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग ग्रैनुलर सॉइल एंड पेवमेंट लेयर विद ग्रैनुलर मटेरियल। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बेसिकली अगर हम वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर की बात करें तो ये जो है हमारा सैंड के लिए, ये हमारा सैंड के लिए, ग्रेवल के लिए, और जो लार्ज शॉर्ट रॉक होते हैं, जो हमारे लार्ज रॉक्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही रिलेटिवली ओके है। इनको यूज करने के लिए हम बेसिकली इनको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम इसको जो वाइब्रेटरी रोलर है इसको यूज करते हैं। वाइब्रेटरी रोलर क्या है, कॉम्बिनेशन है प्रेशर का और वाइब्रेशन का। तो ये कॉम्बिनेशन है प्रेशर का और वाइब्रेशन का। वेल,
इसमें क्या होता है, जब मटेरियल को वाइब्रेट किया जाता है तो पार्टिकल शिफ्ट होते हैं और वो अपने तरफ एक दूसरे के तरफ क्लोजली आना चाहते हैं। एडजेसेंट पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के तरफ क्लोजली मूव करते हैं और इससे क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होती है और कॉम्पैक्शन होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब वाइब्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की, वाइब्रेशन प्रोवाइड किया, तो वो अपने जो एडजेसेंट पार्टिकल उनकी पोजीशन शिफ्ट होती है, एक दूसरे की तरफ क्लोजली मूव करते हैं, इससे डेंसिटी इंक्रीज होती है और हमारा कॉम्पैक्शन होता है। वेल, वहीं पे स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो पढ़ते हैं उसे। तो वाइब्रेटरी रोलर्स आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग नॉन प्लास्टिक सिल्ट एंड फाइन सैंड। वो बोल रहा है कि वाइब्रेटरी रोलर जो है वो नॉन प्लास्टिक सिल्ट और फाइन सैंड के लिए यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट अभी आगे देखते हैं, गड़बड़ है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट जो है, इन वाइब्रेटरी रोलर्स कॉम्पैक्शन इज इफेक्टिव ड्यू टू डायनेमिक इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेटरी फोर्स एंड ऑल्सो द स्टैटिक वेट ऑफ द रोलर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो है हमारे स्टैटिक फोर्सेस के कंपेयर में जो यहाँ पर इम्पैक्ट फोर्सेस होते हैं वो हायर होते हैं हमारे किसमें, वाइब्रेटरी रोलर्स में। यहाँ पर क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं, इसका जो इफेक्ट है वो दोनों की वजह से देखा जाता है, डायनेमिक इफेक्ट भी और हमारा यहाँ पे स्टैटिक वेट ऑफ रोलर की वजह से भी। और यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी को हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है। इस वजह से जो इसके फोर्सेज हैं, जो इसका इम्पैक्ट है वो स्टैटिक फोर्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें नॉन प्लास्टिक और फाइन सैंड, इसके लिए हमारा वाइब्रेटरी रोलर नहीं यूज किया जाता। फाइन ग्रेन्ड मटेरियल के लिए, जो फाइन ग्रेन मटेरियल होता है उनके लिए जो हमारा कॉम्पैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जो फाइन ग्रेन मटेरियल है, फाइन ग्रेन मटेरियल के लिए जो हमारा रोलर यूज किया जाता है वो है हमारा शीप फुट रोलर। उसको यूज किया जाता है वो है शीप फुट रोलर। शीप फुट रोलर हमारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन मेथड। तो जो वाटर कंटेंट है उसके डिटर्मिनेशन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो फाइंड करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है वो है, इन द रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू फाइंड द वाटर कंटेंट। तो जो हम रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड यूज करते हैं, जो फटाफट से हम जो रैपिडली हम वाटर कंटेंट फाइंड करना चाहते हैं, उसमें क्या हमारा कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया जाता है वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड की जगह कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता है, क्लोराइड नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, यही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। लेकिन अलग स्टेटमेंट, जो और भी स्टेटमेंट उन्हें भी देख लेते हैं। तो पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज नोन। तो वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए बिल्कुल हम पिक्नोमीटर मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारा W1 माइनस, यहाँ पे W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4, ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 अपॉन G, और फिर ब्रैकेट के बाहर हमारा आ जाएगा -1। तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारा -1। ये जो हमारा फॉर्मूला, ये वाटर कंटेंट को यूज करने के लिए फाइंड किया जाता है। यहाँ पर अगर हम G की बात करते हैं, G हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर वो हमें पता होगा हम तभी इसको पता कर पाएंगे। W1 की बात की जाती है, तो जो पिक्नोमीटर है हमारा, W1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो W1 है वो हमारा एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट होता है, एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं W2 की, जब W2 की बात की जाती है तो W2 हमारा ड्राई सॉइल और पिक्नोमीटर का वेट है, ड्राई सॉइल प्लस पिक्नोमीटर का वेट है। वहीं पे अगर हम W3 की बात करते हैं तो W3 क्या है, हमारा जो सॉइल है उसमें हमने वाटर भी ऐड कर लिया तो वेट सॉइल हो गया। तो बेसिकली हमने सॉइल में वाटर भी ऐड कर लिया तो वेट सॉइल हो गया। वेट सॉइल प्लस पिक्नोमीटर का वेट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं W4 की, W4 हमारा क्या है, वाटर और पिक्नोमीटर का वेट है। वाटर सिर्फ हमने सब खाली करके वाटर डाल दिया और पिक्नोमीटर डाला है। वाटर और पिक्नोमीटर का वेट हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो हमारा W4 है, पिक्नोमीटर का वेट है। तो ये हमारा फॉर्मूला में यूज होता है। जी, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो पता होना चाहिए, तभी हम वाटर कंटेंट को पता कर पाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सैंड बाथ मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए सैंड बाथ मेथड बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि वो सुटेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता, हमारे पास अपना टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसी वजह से हम
सैंड बाथ मेथड को यूज नहीं करते। और ओवन ड्राइंग मेथड हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ओवन ड्राइंग मेथड इसलिए मोस्ट एक्यूरेट है क्योंकि वहां पर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और और जो मेथड यूज किए जाते हैं उनके नाम अगर देखना चाहें तो एक मेथड तो हमारा ओवन ड्राइंग मेथड ही हो गया, जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक मेथड हो जाएगा हमारा जो हमने अभी सैंड बाथ मेथड देखा, एक मेथड हमारा सैंड बाथ मेथड हो गया। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक हो गया हमारा पिक्नोमीटर, एक हमारा रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड हो गया, जिसको हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी बोलते हैं। और एक हमारा होता है रेडिएशन मेथड। तो एक मेथड हमारा होता है रेडिएशन मेथड, जिसमें रेडिएशन पास कराते हैं हम, रेडिएशन मेथड भी यूज किया जाता है। फिर वहीं पे अगर हम बात करें, एक होता है हमारा टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मेथड, टॉर्सन बैलेंस मॉइस्चर मेथड भी यूज किया जाता है। तो ये सब कुछ मेथड हैं जो कि वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? तो क्या सिंगल ग्रेन सॉइल पॉसिबल है, सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर हनीकॉम स्ट्रक्चर पॉसिबल है, या फिर दोनों ही तरीके के पॉसिबल हैं? एक ऑप्शन ओनली वन है, एक ऑप्शन ओनली वन टू है। फिर फॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और डिस्पर्स स्ट्रक्चर। बेसिकली हमें पता है सिंगल जो हमारा कोहेजन लेस सॉइल होते हैं, जो उसमें एक तो सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और जब मॉइस्चर कंटेंट अब बढ़ जाता है तो उसके बाद हमें हनीकॉम स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो अभी आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर और हनीकॉम स्ट्रक्चर। बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं डिस्पर्स्ड और फ्लॉक्यूलेंट, तो अगर डिस्पर्स की बात की जाए तो डिस्पर्स हमारा किस में देखने को मिलता है, और फ्लॉक्यूलेंट हमारा कब देखने को मिलता है? जब साइज हमारा 0.0002 mm से भी छोटा हो। साइज हमारा जब 0.0002 mm से भी छोटे हो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स का साइज है, तब हमें देखने को मिलता है। बेसिकली इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, उसको प्रीडोमिनेंट रहता है। अगर रिपल्सिव है तो आपको डिस्पर्स देखने को मिलेगा, और अगर हमारा एक दूसरे के तरफ जो रिपल्सिव की जगह दूसरा अगर अट्रैक्टिव है तो आपको फ्लॉक्यूलेटेड देखने को मिलेगा, फ्लॉक्यूलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और रिपल्सिव है तो डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सॉइल हैज बल्क यूनिट वेट। एक सॉइल है जिसका बल्क यूनिट वेट हमें 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दे रखा है, वाटर कंटेंट हमें 17% दे रखा है। तो गामा बल्क की वैल्यू हमें दे रखी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट दे रखा है 17%। कैलकुलेट द वाटर कंटेंट इफ द सॉइल पार्टिकल ड्राइज टू द यूनिट वेट ऑफ 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो सॉइल है वो ड्राई होके इतने पे पहुंच गया है, और उस पे हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है जब वॉइड रेशियो हमारा कांस्टेंट है। तो सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले कंडीशन लेते हैं। अगर हम पहली कंडीशन लें, जब वाटर कंटेंट हमारा 17% है तो हमें गामा बल्क दे रखा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहां पर अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो 17% हमें वाटर कंटेंट दे रखा है। अब बस इसे पुट करेंगे। अगर हम इसे पुट करें वैल्यू में, तो हमारा गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है? गामा डी हम निकाल सकते हैं। ड्राई होता है हमारा गामा बल्क अपॉन 1+ जो हमारा 1+ वाटर कंटेंट है। अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पुट करेंगे 20/1 + 0.17, 20/1 + 0.17 जो कि हो जाएगा हमारा 21.17। अभी हमारा गामा डी है। बेसिकली अगर इसको जब आप कैल्सी में सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 17.094, 17.094 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो आगे बोल रहा है कि अब हमने जब उसे ड्राई किया तो उस पे हमें वाटर कंटेंट फाइंड करना है, और उस टाइम पे जो हमारा यूनिट वेट है सॉइल का वो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो अब हमें नेक्स्ट कंडीशन में बेसिकली अगले कंडीशन की बात करते हैं। तो अब उस कंडीशन में हमको ड्राई कंडीशन कर दी है, हमने ड्राई कर दी है। ड्राई करने के बाद हमारा वॉइड रेशियो चेंज नहीं होगा, वॉइड रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हमें पता है कि गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1+W। ये दूसरे कंडीशन में तो गामा डी की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली 17.094 इज इक्वल्स टू गामा बल्क हमें दे रखा है 19 हमें सेकंड कंडीशन के लिए 19 दे रखा है, 1+W कर देंगे। तो यहाँ से 1+W किया और 19/17.094 यहाँ से सॉल्व करेंगे, और उसको -1 करने के बाद जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, W क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इसको डिवाइड करने के बाद 19/17.094 -1, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 0.11,
जो कि मेरा 11% हो जाएगा, तो 0.11 आएगा और जो कि हमारा हो जाएगा 11%। तो वाटर कंटेंट हमें ड्राई कंडीशन में जब हमारा गामा बल्क 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा तब हमें वाटर कंटेंट कितना देखने को मिलेगा, वाटर कंटेंट हमें देखने को मिलेगा 11%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ क्ले सॉइल सैंपल वाज डिटरमाइंड फॉर द प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो हमारा प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, लिक्विड लिमिट दे रखा है, श्रिंकेज लिमिट दे रखा है। प्लास्टिक लिमिट को P से शो किया है, लिक्विड लिमिट को L से शो किया है, श्रिंकेज लिमिट को S से शो किया है। एसोसिएटेड विद द डिक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, डिक्रीज का मतलब क्या है कि हमें हाई से लो तक लिखना है, इसमें लिख भी रखा है हाई से लो की तरफ लिखना है। तो सबसे ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट आपको किसमें देखने को मिलेगा, लिक्विड लिमिट पे, फिर आपको किसमें देखने को मॉइस्चर लिमिट पे, प्लास्टिक लिमिट पे, और फिर आपको किसमें देखने को मिलेगा हमारा श्रिंकेज लिमिट पे। तो ये हमारा पहले हम सबसे पहले लिखेंगे एल, एल हमारा, फिर हो जाएगा हमारा पी जो प्लास्टिक लिमिट है, फिर हमारा हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट। अब अगर हम इसमें एक और चीज देखना चाहें इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली ये कहाँ से निकल के आता है, हमारा एक ग्राफ होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारा एक ग्राफ है जो कि हम अभी इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और फिर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अब अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब है ना ऐसे क्वेश्चन पे आने लगे हैं कि वाई एक्सेस पे क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम होता है और यहाँ पर हमारा होता है वाटर कंटेंट, यहाँ होता है हमारा वाटर कंटेंट। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वाटर कंटेंट, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम। अब यहाँ पर जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा श्रिंकेज लिमिट है, जिसके बाद आपको कोई भी वॉल्यूम में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और ये हमारा होता है सॉलिड स्टेट। फिर हमारा आता है सेमी सॉलिड, यहाँ पर जो हमारा प्लास्टिक लिमिट देखने को मिलेगी, और ये लिमिट आपको देखने को मिलती है लिक्विड लिमिट। तो आप इसके बाद देखो सबसे ज्यादा वाटर लिमिट किस पे देखने को मिलेगी, लिक्विड लिमिट आपको किस पे, लिक्विड स्टेट में आपको सबसे ज्यादा वाटर का परसेंटेज देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर प्लास्टिक का, फिर हमारा श्रिंकेज का आता है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन को होती है, कौन सी होती है हमारी, सेमी सॉलिड। अगर इसकी बात करें ये होता है सेमी सॉलिड, ये होता है हमारा प्लास्टिक, और यहाँ पर अगर बात करते हैं ये होता है लिक्विड। अब लिक्विड पे हमारी जो सॉइल है उसकी शेयर स्ट्रेंथ हमारी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, या फिर कितनी देखने को मिलती है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि fill in the blanks with the appropriate option. It is a fine grained soil when the percentage of soil retained on 75 micron sieve is dash than 50% and is coarse grained when the percentage of soil retained on the 75 micro sieve is dash than 50%। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि कब हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं, जब हमारा परसेंटेज जो रिटेन करता है हमारा 75 माइक्रोन पे वो 50% से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ये बताना है। और दूसरे कंडीशन बोल रहे हैं कब कोर्स ग्रेन बोलेंगे, जब 75 माइक्रोन सीव पर वो रिटेन कर रहा है वो हमारे 50% से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। एक कहानी समझते हैं अब इसमें। बेसिकली क्या है कि देखो, अगर आपके पास 75 माइक्रोन की सीव है, 75 माइक्रोन की सीव है अगर आपके पास, और वहां पर अगर हम बात करते हैं 75 माइक्रोन की सीव है। अब अगर इसकी बात करते हैं, ये सीव है हमारे पास, अगर इसके पास 50% से ज्यादा रिटेन कर गए, 50% से ज्यादा रिटेन कर गए, अगर रिटेन कर गए तो आपको क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल देखने को मिलेगा। फिर वो कौन सी हो जाएगी हमारे पास, कोर्स ग्रेन हो जाएगी। और 50% से ज्यादा पास कर गए, और 50% से ज्यादा अगर हमारे पास कर गए तो हमें क्या देखने को मिलता है, फाइन ग्रेन सॉइल देखने को मिलेगी। तो अब वो बोल रहा है कि फाइन ग्रेन सॉइल कब होगा, जब परसेंटेज ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन 50 माइक्रोन सीव, तो उस पर रिटेन करने वाले सॉइल जो हैं वो लेस होने चाहिए 50% से, जो रिटेन करने वाले हैं, तभी तो फाइन ग्रेन होगा, क्योंकि पास ज्यादा हो जाने चाहिए, रिटेन कम करने चाहिए। वहीं पे अगर कोर्स ग्रेन की बात करते हैं तो वो रिटेन ज्यादा करने चाहिए और पास कम होने चाहिए, तो रिटेन ज्यादा करने चाहिए मतलब ग्रेटर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा लेसर और फिर ग्रेटर, रिटेन करने चाहिए ज्यादा। उसी तरीके से अगर बात की जाए, एक होगा हमारा 4.75 mm की सीव, 4.75 mm की सीव जो होती है, अगर इसकी बात करते हैं, अगर इस पर हमारे ज्यादा रिटेन कर रहे हैं, 50% से ज्यादा इस पर रिटेन कर गए तो वो ग्रेवल को शो करेगा, और 50% से ज्यादा पास कर गए तो वो हमारा हो जाता है सैंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना जा सकता है। अभी 75 माइक्रोन पे बना है, कल को 4.75 mm की सीव पर बन सकता है, 4.75 mm की सीव पे बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, लेस एंड ग्रेटर।
पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द फैक्ट अबाउट पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन इज गिवन, हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। तो जब पाइल फाउंडेशन बेसिकली कब की जाती है, जब हमारा ऊपर से जो लोड लग रहा हो वो बहुत हैवी हो, हैवी लोड होगा तब हम पाइल फाउंडेशन करेंगे, लाइट लोड पे नहीं करते, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और अगर मेरी जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा वीक है, अगर स्ट्रांग होती तो मैं राफ्ट दे देती या फिर हम क्या करते आइसोलेटेड फुटिंग दे देते। पर अगर हमारी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, जो हमारा सरफेस है बहुत ज्यादा वीक है, तो हम सॉइल फाउंडेशन जो है हमारा पाइल फाउंडेशन है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जब लोड बहुत ज्यादा हैवी हो और जो हमारा सॉइल है जो ग्राउंड सरफेस पे वो बहुत ज्यादा वीक हो, तो 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा 1 और 3 है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, triaxial compression test है when a soil sample is subjected to a uniformly distributed fluid pressure only। बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है, इस तरीके से भी हमारा फोर्स लग रहा है और इस तरीके से फोर्स लग रहा है। तो अगर हम बात करते हैं सिग्मा 1 की बात करें, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 इसकी इंपॉर्टेंस हमारे अब यहाँ पर समझ में आएगी, क्योंकि हमें मोर रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। यूनिफॉर्मली फ्लूइड प्रेशर लग रहा है जो कि हमेशा हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 3 दे रखा है वो क्या होगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रेशर लग रहा है और शेयर स्ट्रेस जो है, शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो 0 है। तो शेयर स्ट्रेस तो मेरा 0 हो गया। शेयर स्ट्रेस 0 होने का मतलब क्या है कि मेरी जो रेडियस है वो 0 हो जाएगी। शेयर स्ट्रेस 0 है मतलब क्या है कि रेडियस जो है वो मेरा 0 हो गया, मतलब मेरा पॉइंट सर्कल बनेगा, पॉइंट सर्कल बनेगा। और अब यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो इक्वल लग रहा है, हमारा सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 है। और अगर हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर की बात करते तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर की बात करते तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 अपॉन 2 यही होता है फॉर्मूला। सिग्मा 1 सिग्मा 2 मान लो कि माइनस सिग्मा लग रहा है, तो मैं माइनस सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 कर लूंगी, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा। तो हम नेगेटिव पे भी बना सकते हैं, पॉजिटिव पे भी बना, तो पॉइंट सर्कल, पॉइंट मोर सर्कल बनेगा जिसका सेंटर हमारा सिग्मा होगा या फिर हमारा जो भी वैल्यू गिवन होगी। ये हमारा जब फ्लूइड प्रेशर लग रहा है तब की बात हो रही है और रेडियस हमारा हो जाएगा 0। तो ये हमारी कंडीशन होती है। वेल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ 1 मीटर स्ट्रिप, 1 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, अगर ग्राउंड सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, सबसे पहली बात ग्राउंड सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, तो मेरा इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ग्राउंड सरफेस पे रेस्ट करने मतलब कि डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरी हो गई 0, डेप्थ ऑफ फुटिंग हो गई मेरी 0। अगला बढ़ते हैं, तो वो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द अलाउएबल बियरिंग प्रेशर ऑफ अ 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर स्क्वायर फिटिंग। स्ट्रिप फिटिंग नहीं है, स्क्वायर फिटिंग है, जो कि रेस्टिंग कर रहा है सेम सरफेस पे विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। तो बेसिकली मुझे स्ट्रिप फुटिंग के लिए दे रखा है 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसमें ग्राउंड सरफेस है। वहीं पे अगर स्क्वायर फुटिंग के लिए बात कर रहा है, सेम सरफेस हो और कंडीशन सेम हो, बस स्क्वायर फुटिंग को, तो आप बताओ कि अलाउएबल बियरिंग प्रेशर कितना होगा। और अज्यूम करना है कि सॉइल मेरी कोहेजन लेस है, मतलब C इज इक्वल्स टू 0। तो अजम्पशन तो हमारे यहीं पे हो गए। अब अगर बात करते हैं तो बेसिकली जो मेरा वैल्यू होती है, जो हमारी वैल्यू होती है वो किस तरीके से होती है हमारी क्यू यू। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो क्यू यू जो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला होता है उसको देखेंगे। अगर अल्टीमेट की बात करते हैं यहाँ पर, तो अल्टीमेट का फॉर्मूला हमारा बेसिकली ये होता है कि सी एन सी प्लस गामा क्यू एफ प्लस 0.5 पी गामा एन गामा। ये तो मेरा स्ट्रिप के लिए हो जाता है, स्ट्रिप के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 0, डी एफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि वो सरफेस पे है। वहीं पे अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर की बात करते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में, तो यहाँ पे 1.3 CNC हो जाता है, CNC हो जाता है, क्यू गामा डी एफ हो जाता है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो हमारा स्क्वायर है 0.4 बी गामा एन गामा। तो ये मेरे स्क्वायर के लिए हो गया। तो यहाँ पर अल्टीमेट की वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर अल्टीमेट की देखें तो जो हमारा स्ट्रिप है उसका 250 वैल्यू दे रखी है और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 0 क्यू यू हो जाएगा हमारा स्क्वायर के लिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.5, नीचे हो जाएगा 0.4। बी की वैल्यू हमारी 1 मीटर दे रखी है स्ट्रिप में, और यहाँ पर दे रखा है हमारा 3 मीटर का जो स्क्वायर है हमारा 3 मीटर दे रखा है। गामा से गामा कैंसिल, एन गामा से एन गामा कैंसिल, ये हमारी वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है। अब यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे
तो बेसिकली डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं। तो यहाँ से क्यू यू जो मेरा स्क्वायर के लिए निकालना चाहेंगे, अगर मैं इसको यहाँ भेजूँ तो ये आ जाएगा मेरा 250 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे 50 4 जा कितना हो जाएगा 200, 54 जाएगा 200, 200 और मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 600। यहाँ से मुझे 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखना है कि अल्टीमेट नहीं पूछा है, अलाउएबल पूछा है। अलाउएबल में क्या हो जाएगा, अल्टीमेट में जब हम एफओएस का डिवाइड कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर देंगे, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो 100 600 अपॉन 2.5, जिसमें डेसिमल ऊपर भेज दो, तो 25 से 100 बार 4 बार गया तो 240 आंसर आ जाएगा। 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किधर चला गया, तो आंसर हो जाएगा हमारा 240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हमारा अलाउएबल पूछ रहा है तो ये होगा, वहीं पे अगर अल्टीमेट पूछता तो कितना आ गया था हमारा निकल के 600, अल्टीमेट हमारा निकल के आया था 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये याद रखना है हमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा था डिपॉजिट ऑफ रेसिडुअल सॉइल आर कंसिडरेबल इन डेप्थ। जो रेसिडुअल सॉइल है उसकी जो डिपॉजिट है, उसकी जो डेप्थ है वो कंसिडरेबल होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहली बात तो रेसिडुअल सॉइल और हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है इसको समझते हैं। अगर रेसिडुअल सॉइल की बात की जाए, यहाँ पर रेसिडुअल सॉइल की बात की जाए तो हमारे पास ये बड़ा रॉक है। ये हमारा क्या है, बड़ा रॉक है, जिस पर हमारी सबसे पहले क्या होगी, वेदरिंग होती है। वेदरिंग होती है, एजेंट कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, आइस होता है, केमिकल, फिजिकल, किसी भी तरीके की वेदरिंग हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग भी होती है हमारी, और हमारी केमिकल वेदरिंग भी होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। तो किसी भी तरीके की वेदरिंग हो रही है। अब बेसिकली छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये हमारा जो रॉक है वो ब्रेक डाउन होता है। अगर वो पार्टिकल वहीं रह गए तो इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये कंसिडरेबल डेप्थ पे नहीं है, तो ये हमारा होता है रेसिडुअल सॉइल। वहीं पे अगर ये जो सॉइल है हमारे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, किसी भी एजेंट के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है हमारा वाटर हो सकता है हमारा एयर हो सकता है सॉइल सॉइल कह रही हूँ एनिमल्स हो, तो किसी भी एजेंट के द्वारा, ग्रेविटी हो, ये सब के द्वारा हमारा जो ट्रांसपोर्ट करता है, तो बेसिकली इस तरीके की सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। तो जो अभी रेसिडुअल सॉइल के बारे में बात हो रही है, रेसिडुअल सॉइल जो है हमारा कंसिडरेबल डेप्थ पे नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। लेकिन आगे चलते हैं कि करेक्ट पूछ रहा है या रॉन्ग पूछ रहा है, ये देखना है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो अगर हम बात करते हैं सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट हुई है, क्या उसे क्यूमुलस सॉइल बोलते हैं? बिल्कुल गलत। उसको बोला जाता है कोअल्यूवल सॉइल, कोअल्यूवल सॉइल बोला जाता है या फिर टेलस बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो हमारी हो जाती है, जो ट्रांसपोर्ट हो जाती है, उसको कोअल्यूवल सॉइल बोला जाता है। वहीं पे अगला स्टेटमेंट बोल रहा है लुइसिस जो है वो विंड ब्लोन सिल्ट या फिर सिल्टी क्ले है, जिसके अंदर आपको कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन। बिल्कुल सही बात, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जो लुइसिस है वो हमारी एक तो विंड ब्लोन है, एओलियन जो सॉइल होती है, जो हमारी विंड ब्लोन सॉइल है, यही है वो हमारा। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम हो देखने को मिलती है, और जो इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेकिन अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एक्यूमुलेशन ऑफ डिकेइंग एंड केमिकली डिपोजिटेड वेजिटेबल मैटर अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर। बेसिकली जब ये रेनफॉल होता है हमारा, और उसके बाद हमारा जो बैक्टीरिया है उसको, जो सॉइल को डिसइंटीग्रेट करने लगता है, और जो सॉइल हमें मिलती है, जो टॉप लेयर सॉइल होती है, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसमें ह्यूमस भी होता है, क्या उसको हम कोएल्यूवल सॉइल बोलते हैं? बिल्कुल गलत। कोएल्यूवल सॉइल अभी बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल आती है उसे कोएल्यूवल बोलते हैं। जो इस तरीके की सॉइल होती है ये ऑर्गेनिक सॉइल का पार्ट है, जिसे क्यूमुलॉइड सॉइल बोला जाता है। ऑर्गेनिक सॉइल का पार्ट है जिसे क्यूमुलॉइड सॉइल बोला जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ट्रायक्सियल टेस्ट है उसमें द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर इज गिवन बाय। तो हमारा एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन है फेलियर के टाइम पे क्या दिया जाता है? अगर हम बात करते हैं एएफ की वैल्यू जो है हमारी ए नॉट, तो हमें जब हमारा यूयू टेस्ट होता है तो हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं देखने को मिलता। वॉल्यूम चेंज क्या होता है? हमारा जीरो होता है। इस वजह से हमारा जो ईवी की वैल्यू होती है वो हो जाती है जीरो। तो उस टाइम पे हमारा एएफ क्या हो जाता है? 1/1 माइनस EL। बस इतना हमें देखने को मिलता है जब हमारा यूयू टेस्ट हो रहा होता है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन? पहली कंडीशन विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो हो जाता है जीरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉइड रेशियो चेंज होता है 8.8 से लेकर 0.6 तक। तो कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट कितना होता है? तो एवी की वैल्यू पूछ रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एवी होता है, जिसमें डेल ई अपॉन डेल
स्ट्रेस की बात करते हैं तो डेल ई हमारा क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 0.6 और डेल स्ट्रेस क्या हो जाएगा 100 माइनस 50। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ऊपर आ जाएगा 0.2, नीचे आ जाएगा मेरा 50 और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा। अगर मैं बात करना चाहूँ ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे आ जाएगा मेरा 5 2 10 और यहाँ पे 1000 आ गया और ये हो जाएगा मेरा 4। तो बेसिकली अगर मेरे को 3 डेसिमल लगाने तो 0.004। अब आपको यूनिट देखनी पड़ेगी, यूनिट क्या होगा, नीचे मेरा आया किलो न्यूटन, ऊपर चला जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट आपको देखने को मिलेगी मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.004 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। तो आज हमने अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस टॉपिक पे हम और वीडियो बना सकते हैं, किस टॉपिक को हमें डिस्कस करना चाहिए, किस टॉपिक पे हम क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल होता है। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो डच बॉन्ड होता है वो बेसिकली किस बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है, किस बॉन्ड का मॉडिफिकेशन है डच बॉन्ड। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।